हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिद्धि शाह एड्यूबिल की तरफ से। तो आज का हमारा ये टॉपिक है यूरोप वर्क परमिट के लिए। यूरोप वर्क परमिट के जो फैक्ट्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। तो मैं आपको पहले टॉपिक बता देती हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रोसेसिंग टाइम रहेगा। दूसरा हमारा टॉपिक जो रहेगा वो स्किल एंड अनस्किल जॉब के लिए रहेगा। थर्ड जो है सैलरी, फोर्थ जो है डिपेंडेंट और फिफ्थ जो है वो जंप टू अदर कंट्रीज़। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक पे। बेसिकली जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सबका एक ही रहता है कि मुझे 2 या 3 महीने में या 1 से 1.5 महीने में कोई ऐसी कंट्री हो कि जिसमें जल्दी प्रोसेस हो जाए, वैसी कंट्री आप मुझे बताओ। तो मैं आपको तुरंत ही मना कर देती हूँ, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है कि आपका 1 महीने में वीज़ा लग के आ जाता है। ये यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई भी कंट्री नहीं है। पहले नॉर्मली मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले प्रिपेयर होने चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो आपको पहले देखनी होती है, बट ये कोई देखना नहीं चाहता है। प्रोसेसिंग टाइम यूरोपियन कंट्री में एटलीस्ट 6 से 8-9 महीना लग जाता है, क्योंकि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो हर एक कंट्री का कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ उन लोगों के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, उन लोगों को जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो फॉलो करना होता है। और जो बाकी का जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में VFS की डेट जो मिलती नहीं है, मिलती है बट 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद मिलती है। तो आप लोगों को पेशेंस रखना है उसके लिए कि VFS की डेट नहीं मिल रही है तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते या कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती, उसमें टाइम लगता है। तो जो लोग सोचते हैं ना कि 1 महीने में हो जाता है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई कंट्रीज़ जितनी भी 29 कंट्रीज़ है शेंगेन कंट्रीज़, वो सबके अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम होता है, अलग अलग सारे डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो सब में टाइम लगता है। डॉक्यूमेंट्स दिए तो ऐसा नहीं कि आज ही हम अप्लाई कर देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स लेके और आपका 25 से 20 दिन में आपका ऑफर आ जाएगा, उसके बाद सबमिशन होगा, ये नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स दिए, वेरीफाई किए, उसके बाद हम लोगों ने आगे कंपनी में सबमिशन किया। कंपनी को जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है लाइक PCC है, बाकी के आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपोस्टल होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए, वो सारी चीज़ें कहाँ गई? ऐसे तैसे थोड़ी ना हो जाएगी, उसको भी डॉक्यूमेंट्स को भी ट्रांसलेट करने होते हैं, क्योंकि हर एक यूरोपियन कंट्रीज़ जो होती है उनकी खुद की एक लैंग्वेज होती है। कई कंट्रीज़ है जिसमें इंग्लिश चलता है बट बाकी सब में इंग्लिश नहीं चलता है, तो वो ट्रांसलेट करने के बाद वो लोग वर्क परमिट लेटर इशू करते हैं। ऐसा नहीं कि आज डॉक्यूमेंट्स दिए और आपका ऑफर जनरेट हो गया और सबमिशन हो गया और 1-2 महीने में हम लोग फ्लाई हो जाएंगे, नहीं होता। आपके पास पेशेंस है तो ही आप यूरोपियन कंट्री में वर्क परमिट के लिए अप्लाई करो, अदरवाइज आप जाओ ही मत। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। दूसरा हमारा जो टॉपिक है ये तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा। उसके बाद जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सब अच्छे हैं, पर ये भी अच्छा है इसमें से स्किल और अनस्किल। अभी कोई BCom वाला बंदा, MBA वाला बंदा, ऐसा हम लोगों को बोलते हैं कि नहीं भाई मैंने MBA किया है, मुझे मेरी फील्ड में ही जॉब चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? आप यहाँ पे MBA करके कोई अदर फील्ड में जॉब कर रहे हो और वहाँ पे जाके आप खुद की फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो। ये कौन सी चीज़ है कि आप वहाँ पे जाके खुद के लिए ढूंढ रहे हो? मैं आपको बता दूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में वैकेंसीज़ हैं, बट वो स्केलेबल में भी कौन से टाइप के स्केलेबल चाहिए? जिन लोगों का ट्रेड में क्लियर हुआ है उन लोगों के लिए, जैसे कि वेल्डर है, फिटर है, प्लम्बर है, फिर कारपेंटर है, फिर ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, टेलर ड्राइवर है। ऐसे काफ़ी सारे जो स्किलेबल्स होते हैं वो भी ट्रेड के रिलेटेड होते हैं, उन लोगों की जॉब्स अवेलेबल है और वहाँ पे वो ह्यूज अवेलेबिलिटी है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई MBA वाला है, कोई मैकेनिकल वाला है या इलेक्ट्रिकल वाला है, किसी ने अकाउंटेंट में किया है, कोई तो ऐसा भी बता रहा है कि मैंने अकाउंटेंट का किया हुआ है, नेशनल और इंटरनेशनल बहुत किया, बट ये चीज़ें नहीं पॉसिबल। हाँ, उन लोगों के लिए है
आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी वैकेंसीज होती हैं कंपनीज़ की, वो वैकेंसीज़ पे आप अप्लाई करोगे, वहाँ से वो लोग इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, वो इंटरव्यू में आप पास हुए तो आपकी प्रोसेस होती है। और वहाँ पे भी क्या होता है कि जो कंपनीज़ होती है वो कंपनी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। कई कंपनी आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देती है, कई कंपनी जो है वो आपको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देती है। और उस बिटवीन आप लोगों ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो वहाँ पे आपको पेनल्टी भी भरनी होती है। ये मैं आपको जो स्किलेबल वाइट कॉलर के जो जॉब के लिए बोल रहे हैं ना, उन लोगों के लिए ये चीज़ बता रही हूँ। तो बेसिकली वहाँ पे अनस्किल्ड मैंने बता दिया कि अनस्किल्ड में वहाँ पे वेयरहाउस की जॉब अवेलेबल है, फैक्ट्री हेल्पर की है, जनरल हेल्पर की है, फिर किचन हेल्पर की, ये सब हेल्पर कैटेगरी की जो जॉब्स होती हैं, क्लीनर की जॉब होती है, ये सब वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पे ये सारे बहुत अच्छी वैकेंसी होती है कि कहीं पे कई कंट्री में 50 वैकेंसीज होती है, कई कंट्री में 100+ वैकेंसीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें में आप जा सकते हो। बट कैंडिडेट ना, मुझे तो ये करना ही नहीं है, मुझे तो अच्छी जॉब चाहिए, मुझे बैठने वाली जॉब चाहिए ना, तो यहाँ पे आप कोई बैठे बैठे काम करते थे, आप यहाँ पे भी स्ट्रगल करके ही आप एक चेयर पे बैठने वाला काम कर रहे हो। तो सेम वही चीज़ आपको वहाँ पे जाके भी करनी है, क्योंकि आप यहाँ से ज़ीरो से करके जा रहे हो, वहाँ से आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अच्छी लेवल की और अच्छी सैलरी में जॉब मिलती है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपके लिए खड़े होंगे, चलो चलो भाई आओ और वाइट कॉलर की जॉब ले लो, ये चीज़ नहीं होती है। तो प्लीज़ अब जो भी कैंडिडेट ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे मेरे फील्ड की चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होती है। और जिन लोगों को वो चीज़ करनी है, तो मैंने बता दिया उसका स्टेप क्या होता है, वो लोग आप खुद से कर सकते हो। काफ़ी सारी इस कंपनी जो है वो अदर प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, वो सभी प्लेटफॉर्म पे जॉब पोस्टिंग करते हैं, उसमें अप्लाई करो, इंटरव्यू क्रैक किया तो वो आपके लिए ही अच्छा है, और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट में आप फिट हो जाओ, दैट्स इट। अभी हम बात करेंगे सैलरी की। अभी मैंने यही चीज़ में बता दिया कि अभी सैलरी में ऐसा होता है कि कई लोगों की यहाँ पे 25-30 हज़ार सैलरी होती है, और फिर आके बोलते कि नहीं मुझे तो इतनी कम सैलरी नहीं, मुझे एटलीस्ट 1-1.5 लाख तक की सैलरी चाहिए। भाई तू यहाँ पे 25 हज़ार की जॉब कर रहा है, 30 हज़ार की, चलो मान लो 50 हज़ार की भी जॉब कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके डबल लेना चाहते हो, ट्रिपल लेना चाहते हो, वो भी अनस्किल में। एक्चुअली ये सिनारियो नहीं है। हर एक कंट्री का हर एक चीज़ में रूल्स होता है कि उन लोगों की एक कैटेगरी डिसाइड करते हैं, वो कैटेगरी के सामने उन लोगों की जो सैलरी उन लोगों की जो होती है वो सैलरी मेंशन करके ही देते हैं। हर एक कंट्री में ये चीज़ होती है कि कैटेगरी वाइज सैलरी उन लोगों की होती है, सैलरी रेशियो, तो वही रेशियो में आपको काम करना पड़ेगा। आगे जाके फिर आप कैसे परफॉर्मेंस करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कंपनी को कितना एफर्ट्स देते हो। फिर ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाओ और वहाँ पे आपको वेदर अच्छा नहीं लगता है, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, लाइक मेडिकल, चलो मान लिया कि मेडिकल प्रॉब्लम 1 महीना होती है, 1.5 महीना होती है, बार बार मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप छुट्टी वुट्टी लगाओगे तो ऐसा नहीं कि नहीं चलो मैंने 3 महीना काम किया और छुट्टी लगा दी और मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिला, ये नहीं होता है। आप यहाँ पे जैसे आपने एफर्ट्स दिए हैं आप कंपनीज़ को, वहाँ पे जाके भी आपको कुछ परफॉर्मेंस दिखाना होता है, उसके बाद आपकी सैलरी और आपकी पोजीशन बढ़ती है, ऐसे तैसे नहीं बढ़ती है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे लाख रुपए सैलरी चाहिए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं। वो चीज़ पॉसिबल कब होगी, जब आप वहाँ पे परफॉर्मेंस दोगे तब। वहाँ पे 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी भी होती है, बट वो किन लोगों की होती है, जो मैंने बताया वेल्डर्स होते हैं, हैवी ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, टेलर ड्राइवर, उन लोगों के लिए होती है। जो ट्रेड स्किल में आते हैं उन लोगों की सैलरी बहुत ही अच्छी होती है, बट उसके सामने भी वो लोग कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगते हैं, कुछ वीडियोज़ एक्सपीरियंस मांगते हैं, कुछ आपके पास उसके रिलेटेड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके रिलेटेड, तब जाके वो लोग उनको अप्रोच करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं चलो आपने आज डॉक्यूमेंट दिए, वीडियो दे दी और कुछ वेरीफाई नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं होती है। कंपनी और एम्बेसी सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ही कैंडिडेट को वर्क लेटर देती है, ऐसे तैसे कोई भी कंपनी नहीं बुला लेगी। आपको जो चीज़ आती नहीं है और उसको लिए बुला लेगी, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये एक सैलरी की बात मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी कि वहाँ पे मिनिमम वेजेस जो है वो 500 से सैलरी स्टार्ट होती है, फिर आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस 100% देते हो, ठीक है।
ठीक है। आप वहाँ पे जाके ओवर टाइम भी करो, ओवर टाइम भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि एक ही कंपनी में करो। आपका कंपनी का टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप दूसरी कंपनी में ओवर टाइम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल्स होते हैं। तो वो वहाँ पे जाके आप जैसे कंट्री में जाओगे, कंट्री के बारे में आप देखोगे, सारी चीज़ें करोगे, उसके बाद पता चलेगा कि नहीं चलो मेरे लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बट ऐसा नहीं कि तुरंत ही सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी होती है। उसके बाद डिपेंडेंट, इसमें हर एक चीज़ में ये चीज़ भी होती है, हर एक हस्बैंड को खुद की वाइफ को साथ में ही लेके जाना होता है। पता नहीं क्यों अभी यूके वालों ने चालू किया था, ऐसा थोड़ी ना कि सभी कंट्रीज वो स्टार्ट कर देगी कि डिपेंडेंट को साथ में लेके जाओ, फैमिली को साथ में लेके जाओ, ऐसी सारी चीज़ें नहीं हैं। अभी डिपेंडेंट की मैं बात करूँ, आपको भी अभी नॉर्मली, मैं अब दूसरी कंट्री के बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट एक सिनारियो है, यूके में जितने भी डिपेंडेंट गए हैं वो सब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है अभी भी। अभी उन लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि मैं काश मेरी फैमिली को लेके नहीं आता। ये सही है कि जो आप अकेले जाते हो तो आप सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर सकते हो, बट आप फैमिली के साथ जब जाते हो ना, तब आप जो स्ट्रगल करना चाहते हो वो स्ट्रगल भी नहीं कर पाओगे। और कहीं ना कहीं आप लोगों को कहीं ना कहीं डर रहेगा, फियर रहेगा कि फैमिली को लेके आए हो, कैसे संभालूंगा, कैसे सारी चीज़ें होगी, क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं जस्ट आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि पहले आप खुद तो सेटल हो जाओ, उसके बाद फैमिली को लेके जाओ। आप खुद प्रॉब्लम में होगे और फैमिली को भी प्रॉब्लम में डालोगे तो वो कहाँ का इंसाफ होगा, वो फैमिली के लिए भी सारा अच्छा इंसाफ नहीं कर रहेगा। मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ। तो एक चीज़ है कि डिपेंडेंट को साथ में लेके जाना है, वो बात सही है, वो सब सही है, बट पहले खुद सेटल हो जाओ। पहले आपने जितना एक्सपेंस किया है वो कवर कर लो, उसके बाद अपने जो वाइफ है, चाइल्ड है या व्हाटएवर आपको जिनको भी लेके जाना है वो लेके जा सकते हो। बट साथ में लेके जाने की जो चीज़ है वो मेरे माइंड में वो जम नहीं रही है कि ये क्या, कि नहीं मुझे मेरी वाइफ को लेके ही जाना है। आपके पास वो ऑप्शन है वो मुझे बोलो, तो वो चीज़ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वर्क परमिट में यूरोपियन कंट्रीज़ में वर्क परमिट के बेस पे डिपेंडेंट साथ में नहीं लेके जा सकते हो। वहाँ का रूल्स है कि आप 7 मंथ्स के बाद या 1 साल के बाद ही आप डिपेंडेंट को बुला सकते हो। बट कई कंट्रीज़ का ये रूल्स भी होता है कि एटलीस्ट आपकी सैलरी जो है वो 1000 1500 इतनी होनी चाहिए, मंथली आपके अकाउंट में इतनी शो होनी चाहिए। प्लस आपके जो डिपेंडेंट्स आते हैं तो वो डिपेंडेंट के लिए एटलीस्ट आपको बैंक बैलेंस दिखाना होता है, वो 2500 से लेके 3000 यूरो दिखाना होता है। सारी चीज़ें ये सब शो करना होता है, उसके बाद आप डिपेंडेंट को बुला सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं चलो डिपेंडेंट को मैं 2 महीने में गया, 3 महीने में गया, बस मेरे डिपेंडेंट आ गए, नहीं, विजिटर में बुला सकते हो। विजिटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट उसके लिए भी थोड़ा बहुत आपको फंड दिखाना होता है, नहीं दिखाना होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। सो ये चीज़ क्लियर हो गई। अभी मैं आपको बात करूँ जंप टू अदर कंट्रीज़। यहाँ पे बैठे बैठे काफ़ी सारे कैंडिडेट इतना अच्छे से एज्यूम कर लेते हैं कि मैं यूरोप की XYZ कंट्री में जाऊँगा, बस मेरा मोटो तो ये है कि मैं जर्मनी जाऊँ, फ्रांस जाऊँ, फिनलैंड जाऊँ, लग्जमबर्ग जाऊँ। अभी तो पता नहीं मार्केट में लग्जमबर्ग बहुत ही अच्छे से चल रहा है कि हाँ, मैंने सुना है वहाँ पे 3-4 लाख रुपए सैलरी मिलती है, 2 लाख 1 लाख तक की सैलरी मिलती है। अरे सैलरी तो मिलती ही है, उसके सामने टैक्स कितना पे करना होता है वो कभी आपने देखा इंटरनेट पे जाके? वो कुछ भी स्टडी नहीं करना है, बट 2 लाख सैलरी मिली यानी कि हमारा भरण पोषण हो गया। नहीं, ये चीज़ नहीं होती है। पहले आप जिस कंट्री में जो वर्क परमिट लेके गए हो वहाँ पे आपको एटलीस्ट जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्लियर करो। अदरवाइज़ कई कंट्रीज़ में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करो, उसके बाद आप दूसरी कंट्री में जा सकते हो। बट जाने के पहले आप खुद की प्रोफाइल देखो। आपने यहाँ पे जॉब कर रहे हो, 10 के बेस पे वेयर हाउस में आप जॉब कर रहे हो और जाना है आपको लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग में भी आपको उसी टाइप की ही वैकेंसी जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको वाइट कॉलर जॉब मिलेगी। वहाँ पे आपको मैं बता दूँ टैक्स का रेशो जो है वो 38.20 है।
यानी कि मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो सैलरी का आपको इतना टैक्स पे करना है। लिविंग कॉस्ट भी देखो, लिविंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जिस कंट्री में जितनी भी सैलरी ज़्यादा होती है तो उस कंट्री का एक रेशियो होता है कि टैक्स भी ज़्यादा होता है, लिविंग कॉस्ट भी जाता है, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस जो हम यूटिलिटी के जो बिल्स वगैरह होते हैं, जो अदर एक्सपेंसेस होता है, वो सारे भी लाइक वही में ही जाने वाले हैं। तो जो कंट्री में गए हो तो एटलीस्ट वही कंट्री में सेटल होना ट्राई करो ना। आपके लिए क्या है कि नहीं चलो मुझे दूसरी कंट्री में जाना है, अच्छा कमाना है, आप यहाँ पे 2 साल 3 साल रहोगे, आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो कंपनी खुद ब खुद आपकी सैलरी बढ़ा देगी। अब मान लीजिए कि आपने 500 यूरो से स्टार्ट किया, 3 महीने के बाद वही कंपनी में आपका 800 यूरो किया या 1000 यूरो किया, फिर 6 महीने के बाद वही कंपनी ने आपका परफॉर्मेंस देख के आपकी सैलरी बढ़ा दी है। ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको यहीं पे अच्छी सैलरी मिल रही है, आपका लिविंग कॉस्ट भी बहुत कम जा रहा है, तो फिर दूसरी कंट्री में क्यों जानेगा। जो सोचते हैं उन लोगों का मुझे पता नहीं चलता है कि वो लोग क्यों सोचते हैं बस सेटल होना है, सेटल होना है। तो सभी कंट्री में सेटल होना ही होता है। सभी कंट्री में एक क्राइटेरिया होते हैं कि आपको पीआर होना है, तो पीआर के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि पहले तो आप अपना एजुकेशनल सही करो। 10th है, 10th के बेस पर कोई पीआर नहीं देगा, सिर्फ आप जॉब करते रहोगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। जिन लोगों का ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, उन लोगों के लिए वो चीज़ पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज़ कई है जिसमें लैंग्वेज बैरियर है, तो वो लैंग्वेज कोर्स भी आपको सीखना होता है, उसका टेस्ट भी देना होता है। फिर जो कंट्री इंग्लिश कंट्री उसमें भी IELTS देनी होती, उसके बाद पीआर के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे भी आपने इंडिया में भी 7-8 साल 12 साल 15 साल इतना यानी कि आपने स्ट्रगल किया है, तो वहाँ पे जाके आपको कोई 3 साल में पीआर नहीं करेगा। वहाँ पे भी आपको एटलीस्ट 5 से 6 साल तक आपको स्ट्रगल करना है। बेसिकली जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो अभी नई वर्क परमिट के लिए ओपन हो रही है या कर रहे हैं, वो सब कंट्री का एक क्राइटेरिया है कि 4 साल में वो पीआर कर देते। स्टिल अभी का सिनेरियो ये है 2024 में। अभी आपको वहाँ पे मान लीजिए कि 2029 या 2030 में आपको 4 साल वहाँ पे हो गए, बट उसी टाइम पे उन लोगों के कुछ क्राइटेरिया चेंज हो गए, तब आप क्या करोगे। एक नॉर्मली बात है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़े जो भी कहते हैं ना पॉजिटिव थिंग्स नेगेटिव थिंग्स ये लेके चलो, उसके बाद सारी चीज़ें आप करो। आपको 2-3 महीने में जाना है तो आप जाओ, तो स्टडी वीज़ा के लिए फ़ाइल पुट करो। स्टडी में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपका जैसे स्टडी कंप्लीट होता है तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको PSW मिलता है, PSW के बाद आपको वर्क परमिट भी मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी के थ्रू हो सकती है पॉसिबिलिटी, बट वो चीज़ किसी को करना नहीं है, बस ऐसे ही जाना है और कर ही देना है वर्क परमिट में। नहीं, कुछ भी भाई पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे बैठ के हम जो बोल रहे हैं कि हम भी जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं कि 100% सही हो। हम भी कई चीज़ों उन लोगों से जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो जितने भी सॉलिसिटर्स हैं, उन लोगों से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें लाइक आपके लिए इंक्वायरीज करते, उसके बाद हम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देते। तो आप तो खुद ब खुद वहाँ पे रहोगे तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि वहाँ का सिनेरियो क्या है, किस तरह से सारी चीज़ें स्ट्रगल होती है और सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आपने यहाँ पे 1 रुपया कमाया, आपका एक्सपेंस 1 रुपये में ही होता है, वहाँ पे भी आप 1 यूरो कमाओगे, वहाँ पे भी एक्सपेंस यूरो में ही होगा, ना कि वो इंडियन रुपीज़ में होने वाला है। तो वो चीज़ देख के ही साथ में चलनी होती है। तो ये एक फैक्ट्स था कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को काफ़ी सारी चीज़ें थी कि वर्क परमिट के लिए मुझे ये चीज़ करनी है। भाई जितने भी कैंडिडेट ये सब लेके चलते हैं ना कि मुझे 2 महीने में जाना है, डिपेंडेंट को साथ में लेके जाना है, फ़ीस हाँ मेनली फ़ीस मुझे आफ्टर वीज़ा पेमेंट करना है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। फ़ीस भी आपको जो भी है कई कंट्रीज़ में स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करना होता है, कई में आपको आफ्टर वीज़ा वाले जो ऑप्शंस देते हैं तो वो खुद एजेंसीज देखती है, कोई आपको कंट्री नहीं देती है, एजेंसीज का वो क्राइटेरिया होता है। तो वो चीज़ अलग थिंग है, जो भी एजेंसीज देती होगी वो मुझे नहीं पता है। बट ये क्या है कि जिन लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करनी थी मुझे आज के इस वीडियो में कि वर्क परमिट का जो भी था ना कि डाउट्स थे कि आपके डाउट्स तो नहीं बट आप लोगों की जो डिमांड्स थी, तो वो डिमांड्स मैंने आपको क्लियर कर दी कि आपकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और जिन लोगों की ये डिमांड है तो प्लीज़ मत जाओ,
मैं खुद मना कर रही हूँ, प्लीज़ मत जाओ। क्योंकि आप लोग आते हो, इंक्वायरी करते हो, बट फिर सोचते हो, फिर आप बस आज मैंने पेमेंट कर दिया, आपको डॉक्यूमेंट दे दिए, बस कब तक हम लोगों को फ्लाई होना है? नहीं, अरे आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर की है, फिर उसके बाद भी आप मुझे ये क्वेश्चन करोगे, हम लोगों को क्वेश्चन करोगे कि लाइक नहीं कब तक फ्लाई करना है, तो हम लोगों ने पहले ही काउंसलिंग में बता दिया है, जिसमें पेशेंस है वही अप्लाई करो, जिसकी प्रोफाइल अच्छी है वही अप्लाई करो, नहीं अच्छी है तो भी वो अनस्किल में वेयर हाउस में ही जाएंगे। बट उन लोगों के लिए पीआर के जो चांसेस है वो बहुत कम है, तो वो सेटल नहीं, चलो आप और पैसे कमाने चाहते हो तो वो बात सही है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं 10 के बेस पे मैं कोई अच्छी कंट्री में चला जाऊँ, वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक कंट्री से शेनिकन की दूसरी कंट्री में जाने के लिए भी आप जो कंट्रीज़, कंपनीज़, उन लोगों के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करने होते। मान लीजिए कि आपने पहले ये कंपनी के लिए अप्लाई किया था, ये कंपनी में आपने 6 महीना काम किया, साल काम किया, 1.5 साल काम किया, अभी आपको दूसरी कंपनी में भी जाना है तो आपको प्रीवियस कंपनी का एनओसी लेना है, एनओसी सबमिशन करोगे, उसके बाद आपको ये जो दूसरी कंपनी है वो आपको ऑफ़र देगी। ऐसा नहीं कि नहीं चलो आपने यहाँ पे, हमारे तो इंडिया में यही चलता है कि आज मैंने बता दिया मैसेज में कि अब से मैं जॉब पे नहीं आऊँगा, लाइक कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो मेल में डाल दिया, रिज़ाइन लेटर भी दे दिया, बात ख़त्म। वो चीज़ नहीं होती है वहाँ पे। उन लोगों की जो सारी चीज़ें होती है, आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है, वो फॉलो करो, उसके बाद आप लाइक चेंज करो। जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आज आपको यही वीडियो में क्लियर करके दिए हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमारा एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पे हमारे एक्सपर्ट्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हुए हैं। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी हमारे एक्सपर्ट्स के डिटेल्स हैं। आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।